नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव भी और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। इस बीच चर्चा शुरू हो गई है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो चुनाव कराए जाते हैं उसको लेकर जो संदेह होता है उस संदेह को पूरी तरह से खत्म किया जाए। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका रखी है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई कर रहा है। उस याचिका में ये बात कही गई है कि वीवीपैट वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। फिर से बोलता हूं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट के जो स्लिप्स होते हैं इसका इसकी पूरी गिनती की जानी चाहिए। ये बात कही गई है और इसकी पूरी गिनती करने का मतलब क्या है ये भी हम आपको समझाते हैं। पहले ये समझिए कि वीवीपैट जो होता है वो क्या होता है। देखिए, जब आप वोट डालते हैं तो 7 सेकंड के लिए एक स्क्रीन पर आपके पास आता है नजर आपको कि आपने जिस चुनाव चिन्ह पर वोट डाला है, जिस पार्टी के लिए वोट किया है उस पर वोट गया है। एक आप तुरंत उसी समय आश्वस्त हो जाते हैं कि मैंने जहां बटन दबाया है वहीं पर वोट गया है। लेकिन ये 7 सेकंड का समय इतना कम होता है कि बहुत बार मतदाता उसको समझ भी नहीं पाते हैं। फिर इसकी एक पर्ची निकलती है कि जिसको मतदाता ने वोट किया है उसको ही वोट गया है। वो पर्ची जमा रहती है मतदान अधिकारी के पास में। ईवीएम के साथ वीवीपैट का यही मतलब है। तो अगर इस डिमांड को मान लिया जाए एडीआर की, तो जितने मतदाता वोट डालते हैं उन सबके वीवीपैट को काउंट कर लिया जाएगा और पता चल जाएगा कि किसको कितना वोट पड़ा। लेकिन चुनाव आयोग इसका विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये तो एक तरह से बैलेट पेपर की गिनती की जैसा हो गया, यानी हम फिर से बैलेट पेपर के युग में चले गए और ईवीएम की जरूरत क्या है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट्स ये है एडीआर का कि अभी जो सिस्टम है जिसमें वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाती हैं, लेकिन जैसे एक लोकसभा क्षेत्र है तो उसमें जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी विधानसभाओं में से 5-5 बूथ पर वीवीपैट की गिनती की जाती है। रैंडमली उसको किया जाता है। अब ये एक बात हुई, लेकिन ये व्यवस्था क्यों बनी? क्योंकि यह व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थी, चुनाव आयोग ने अडॉप्ट किया था। और तब 2019 से पहले का चुनाव था और उस चुनाव के से पहले चंद्रबाबू नायडू याचिका लेकर गए थे। तो चूंकि सभी जगहों पर यह व्यवस्था की जानी तुरंत चुनाव को देखते हुए संभव नहीं था, रिसोर्सेज नहीं होते, इस वजह से ये टोकन सिस्टम शुरू किया गया था ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि मतदाता जहां वोट डाल रहे हैं वोट वहीं पड़ रहा है। अब एडीआर कह रहा है कि ये हर मतदाता का अधिकार है कि उसको ये मालूम हो कि जिस जगह उसने वोट दिया है, जिस चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है, वोट वहीं पड़ा है। इसीलिए हर पर्ची की गिनती होनी चाहिए। और तब रिसोर्सेज नहीं थे, वक्त नहीं था, लेकिन अब रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और वक्त भी हो सकता है। इसलिए इस याचिका को सुना जाना चाहिए। ये पूरी बात जो हम चर्चा करने वाले हैं वीवीपैट और ईवीएम को लेकर। इसके साथ साथ ये बात भी उठाई जाती रही है कि ईवीएम की जरूरत है कि नहीं। अगर सारे वीवीपैट को गिनना ही है
तो वास्तव में बैलेट पेपर और ईवीएम की जरूरत में फर्क ही नहीं रह गया, ईवीएम की जरूरत ही नहीं रह जाती है। ऐसे भी पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो विकसित देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड, इन लोगों ने अपने यहाँ ईवीएम को बैन कर रखा है। जर्मनी की अदालत ने तो फैसला दिया था कि ईवीएम असंवैधानिक है। बहरहाल बहुत सारे देश हैं, 11-12 देश हैं जहां जहां के ईवीएम से मतदान होते हैं। आज हम इस चर्चा को आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट का समूह जुड़ चुका है। आप सबका हम स्वागत करते हैं, सबको हम परिचय कराते हैं आपसे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यदेव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप संस्थापक हैं, सत्य पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट चांदनी चौक से, और निश्चित रूप से ईवीएम से जुड़ी चर्चा, वोटिंग से जुड़ी चर्चा में एक प्रत्याशी के तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है आज की चर्चा में। हमारे साथ ओमनाथ जी जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, सिंपल भाषा में और गंभीर और गूढ़ बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ विकास कुमार जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अपनी राय रखते हैं, नियमित रूप से हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं। थोड़ी देर में फजील अहमद भी जुड़ेंगे और अनिल गुप्ता जी भी जुड़ेंगे। तो मैं इस चर्चा को आज सत्यदेव चौधरी जी से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आपने तो ईवीएम के आने की पूरी कवायद को नजदीक से देखा। 1985 से शुरू हुआ, कभी टोकन के तौर पर एक शहर में, फिर कुछ राज्यों में, फिर किसी चुनाव में, फिर पूरे देश में आपत्तियां भी आई, विरोध भी हुआ, फिर भी ये बरकरार रहा। एक समय लाल कृष्ण आडवाणी भी ईवीएम का विरोध किया करते थे। एक बीजेपी के नेता हैं जो पहले चुनाव साइकोलॉजिस्ट होते थे, चुनाव विश्लेषण करते थे, उन्होंने किताब लिखी बजाबता इस पर। और लेकिन ये ईवीएम लाया गया कांग्रेस के जमाने में, बाद में स्वयं कांग्रेस इसकी विरोधी हो गई, और बहुत सारी पिछले चुनाव में तो 22 पार्टियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के 2019 से पहले ये कहा था कि हर बूथ पर जहां पर कि वोटिंग के गिनने में थोड़ा भी संशय हो, या जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा या कम ईवीएम में दिखाई पड़े, तो हर उस जगह पर पूरे कंस्टिट्यूएंसी की ही वीवीपैट से गिनती कराई जानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने उस मांग को खारिज कर दिया था। क्या लगता है आपको, 5 साल बाद फिर वही सवाल, वही तरीका? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, पारदर्शिता आएगी मतदान में? क्या लगता है? जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, ये जो सारी ईवीएम और वीवीपैट और ये सब जो बातें चल रही है ना, ये सारी बातें इसीलिए चल रही हैं कि जो भी हमारा चुनाव विधि है उसके ऊपर मतदाताओं का विश्वास नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं है। यदि यह विश्वसनीय होता तो शायद किसी तरह से भी आप चुनाव करवा लीजिए, चाहे कागज से करवाओ, मशीन से करवाओ, मुंह से बोल के करवाओ, लेकिन जहाँ ईमानदारी ना हो, जहाँ विश्वसनीयता ना हो, वहाँ आप जिस मर्जी तरीके से करवा लेना। ये जो अभी एडीआर वाले बोल रहे हैं ना, ये सारी पर्चियां गिनवाओ, तो जो पर्चियां भी गला पकड़ के गिनवा लेंगे कि भाई ठीक है, ये पर्चियां इसकी हो गई, ये पर्ची इसकी हो गई। आप कितनी बारी पर्ची गिनते रहोगे? पर्ची गिनने में भी तो बेईमानी है। बैलेट पेपर के अंदर जो कागज से बैलेट पेपर पर वोटिंग होती थी, वो भी तो बक्से के बक्से उड़ा दिए, या इसके ऊपर इसको कैंसिल करवा दिया, इसके ऊपर इसकी गिनती इसके पक्ष में करवा दी, और फिर उसके बाद में जो भी डीएम बैठे रहते हैं उन्होंने किसी जो हार रहा है उसको जितवा दिया, जो जीत रहा है उसको हरवा दिया। ये तो देखिए एक दबंगी बना है। और आप अगर एडीआर वालों को ये वहम है ना, ये पर्चियां गिनवाने से ईमानदारी आ जाएगी, तो ये भी करके देख लो और समय बर्बाद करके देख लो।
जी। इससे तो तो आपके अच्छा हिसाब ये। से क्या क्या तरीका होना चाहिए? हाँ, और अगर एक बात तो ये कि देखिए, चाहे ये एडीआर है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कांग्रेस बीजेपी जो भी इसका विरोध कर रही है या पक्ष में कर रही है, जो सत्ता में आएगा वो इसके पक्ष में है, जो विपक्ष के अंदर है वो इसके विरोध में है। इसका मतलब यही है सीधा सीधा, ये तो प्रमाणित हो गया कि इन मशीनों को आप इसका प्रबंधन कर सकते हो। इस मशीन के ऊपर आप बटन दबाओगे, ए को जाएगा बी को, यह बात तो पक्की है, इसमें तो जी। कोई शक संदेह है ही नहीं। तो अब इसका सुझाव ये है कि लेकिन पहला लेकिन ये बात सुझाव। कि कैसे हम मान लें? अभी तक चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है, जितनी भी शिकायतें आई हैं गलत साबित हुई हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि ए को वोट डालें और बी को चला जाए। नहीं, वो चुनाव आयोग देखिए, जो जो वाकई जो बिजली, जो क्या बोलते हैं इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको पास में जी। नहीं आने देते। जब मेरे को पता ही नहीं है उस चीज का कि इस मशीन को हैक कैसे किया जाता है, तो हैक करने वाला ही तो हैक करके बताएगा ना। जी। मैं तो एक मतलब साधारण। आप याद दिला रहे हैं चौधरी साहब हाँ, कि एक बार ईवीएम हैक करके कोई देख सकता है, इसकी पूरी हाँ, प्रदर्शनी और चुनौती दे करके चुनाव आयोग ने किया था कि कोई इसको हैक करके दिखाए। तो उस समय हाँ, हमें याद है कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। तो हाँ। लेकिन लेकिन उस मशीन को, ईवीएम को छूने की इजाजत चुनाव आयोग ने नहीं दी। कहा कि बिना छुए हुए हैक करके दिखाओ। तो तो जी, जी। तो सौरभ बिना छुए। भारद्वाज ने एक एक मशीन दिल्ली विधानसभा में रख करके उसको हैक करके दिखाया। मगर हम्म, जो मशीन वहां रख करके और हैक करके दिखाया, उस मशीन की वैधता नहीं मानी जा सकती, चूंकि वो चुनाव आयोग की मशीन नहीं थी। तो इसलिए उसको प्रामाणिक नहीं माना गया। जी। तो चुनाव आयोग दे दे अपनी मशीन। भाई, जहाँ करीब करीब 40 लाख मशीनें हैं, उसमें से उस मशीनरी मैन्युफैक्चरर से 5-10 मशीनें ऐसी बनवा लो जो ऐसी टेस्टिंग के लिए दी जा सके। उसका पैसा तो कोई एक सिंपल सा वोटर भी दे देगा, उस मशीन का पैसा तो। अगर जी। चुनाव आयोग को इतना ज्यादा खर्चा पड़ता है कि भाई वो मशीनें ऐसे नहीं कर सकते, भाई आपको उसकी प्रमाणिकता ये करनी है कि ये इसका विश्वसनीय। इसका सीधा सा मतलब सत्यदेव चौधरी साहब ये था कि हम्म, चुनाव मशीन को, ईवीएम को तभी हैक किया जा सकता है जब चुनाव आयोग भी साथ दे। इसका सीधा मतलब यही, चुनाव आयोग का कहना है जब मशीन मेरी है और मैं किसी को छूने तक नहीं दे रहा हूं तो कोई कैसे हैक कर लेगा। ये हाँ, इसका मैं मतलब है। नहीं कर सकता हूँ, खाली मैं जी। ही हैक कर सकता हूँ बस। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा भाषा में आप बोलिए ना, घुमा फिरा के बोलने की जी। आवश्यकता ही नहीं है कि मेरे जी। होते आपने जेब कैसे काटी। पुलिस वाला ये कह रहा है जेब कतरे को कि उसकी कॉलर पकड़ के कि मेरे होते हुए तूने इसकी जेब कैसे काट ली। अब इसके दो मतलब जी। हो सकते हैं कि एक तो भाई वो जेब कतरे को पकड़ रहा है कि आपने इसकी जेब काटी कैसे मेरे होते हुए, जब पुलिस वाला यहाँ खड़ा है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दूसरा जी। मतलब इसका ये निकलता है कि भाई जेब तो मैं काटूंगा, तूने क्यों काट ली। जी। तो जी। हैक हैक तो हैक तो देखिए, चुनाव आयोग जब उसका और जिम्मेवार है, चुनाव आयोग सबसे बड़ा अधिकारी है उसका चुनाव करवाने का, है तो उसी के संरक्षण के अंदर सारा काम, हिसाब किताब। लेकिन ये जी, मैं नहीं थोड़ा मानता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी, 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 अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, जी। मैं अब ये इसका एक इसका मैं सुझाव ये देता हूँ, चलो ईवीएम के अंदर आपको कागज बचता है, टाइम बचता है, तो अच्छी बात है, वो तो बचाना तो। लेकिन कुछ परसेंट, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि 5% या पांच, हर विधानसभा में 5 मशीनों के वीवीपैट की गिनती कर ली जाए, ऐसे कर ली जाए, वैसे कर ली जाए, इसके बदले में आप लोकसभा का जब चुनाव होगा 2024 के अंदर, तो उसमें करीब 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 25% कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी छांट लीजिए। 543 में से मान लो लगभग 100-125 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी छांट लीजिए जिसके अंदर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। 75% वोटिंग आप जैसे करवा रहे हो वैसे करवाते रहिए, जी। और वो रैंडमली उसका लॉटरी निकाल लो, उसकी पर्ची निकाल लो, 543 में से उठा लो भैया इस सीट के ऊपर
बैलेट पेपर से होगा, इस सीट के ऊपर बैलेट पेपर से होगा, तो 100 सीटों 100-125 सीटों के ऊपर तो बैलेट पेपर से करवाया जा सकता है चुनाव। मगर चौधरी साहब, आपके सुझाव से विश्वास बना रहे इस स्थिति में तो सब कुछ ठीक है कि बैलेट पेपर भी वही नतीजा दे रहा है जो ईवीएम दे रहा है, लेकिन जहां डिफरेंस आया कि बैलेट पेपर से नतीजे कुछ मिल रहे हैं और ईवीएम से कुछ, तब तो हर सीट पर बवाल हो जाएगा, फिर नतीजा कैसे निकलेगा? हंगामा होगा, ये तो फिर तो अराजकता हो जाएगी। अपने को बेईमानी, आपको बेईमानी रोकनी है कि नहीं रोकनी है, ये बताइए। अभी चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, विश्वसनीयता नहीं है, वो कैसे कायम हो? जी, बात तो अब ये है ना, वो बवाल तो आज भी मचा हुआ है, बाद में और ज्यादा मचेगा। वो इसीलिए मचा हुआ है कि आपने जो सरकार बनाई वो सरकार लोगों के बहुमत से नहीं बनाई। जो लोग चाहते हैं उसके विरोध के अंदर सरकार बन रही है, जैसा लोग चाहते हैं वैसी सरकार नहीं बन रही है। तो फिर ये लोकतंत्र और चुनाव दोनों के दोनों विरोधाभासी बातें हो गई। लोकतंत्र होते हुए भी चुनाव ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कोई डिक्टेटर चुनाव करवा रहा हो। चक्कर तो ये है ना, प्रजातंत्र के अंदर भी जब तानाशाही घुस गई तो इससे तो अच्छा तानाशाही का प्रजातंत्र रहने दो। जी, मैं आता हूँ विकास जी के पास। जी, विकास कुमार जी, देखिए, चुनाव आयोग पर जो विश्वास है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, अब चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में है, और इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति के लिए एक तरीका निकाला, जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये जो नियुक्त करेंगे चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को। लेकिन सरकार ने इस आदेश को नल करने के लिए एक कानून लेकर के सरकार आ गई कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक ऐसा पैनल करेगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई एक मंत्री होगा। तो 3 में 2 तो 1 हो गए, फिर तो अब सरकार जिसको चाहेगी उसी को नियुक्त करेगी। यानी सवाल फिर वहीं आ गया कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का संबंध उस सवाल से भी दिखा जब कि ईवीएम को हैक करने का उन्होंने हैकाथलॉन करके आयोजन किया था और उसमें मशीन को किसी को छूने नहीं दिया गया था। जी, अनम्यूट कर लेंगे विकास जी। विकास जी ये हो गए हैं, स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन हो गए लगते हैं। ओम जी, आप ही जवाब दीजिए। देखिए, पहले दर्शकों को नमस्कार। पहली बात यह है कि चुनाव वीवीपैट से हो या वो बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से हो, ये सवाल नहीं है। सत्यदेव चौधरी जी शुरू में बोले हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और आज 21वीं सदी में हम ये क्यों कह रहे हैं कि बैलेट पेपर की तरफ जाएं चाहे वीवीपैट की तरफ? और भी बेहतर उपाय हो सकता है। इसका हम सिंपल बात बताते हैं कि हम लोग अगर एटीएम से पैसा निकालते हैं, जो अमाउंट डालते हैं उतना ही निकलता है, उसमें ना कम निकलता है ना ज्यादा निकलता है। कुछ लोग वहां काउंट करने लगते हैं, तो वो गलती हमसे हो सकती है कि हमको अगर 200 रुपए निकालना है तो हम गलती से 100 या 300 दबा देंगे, तभी गड़बड़ हो पाएगा। अगर देखिए, जैसे आप गूगल मैप पे जाते हैं, आपको तो गलत कहीं भेज नहीं देता है। और ओमनाथ जी, हाँ, इतना भी मशीन पर मत भरोसा जताइए। कई बार हुआ, मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे पैसे कट गए और पैसे निकले ही नहीं मशीन से। ऐसा भी हुआ है, लेकिन हमें बैंक दौड़ना पड़ा है उसको ठीक कराने के लिए। तो ये मशीन हमेशा सही रहे ये जरूरी नहीं है। जी नहीं, मशीन सही नहीं, लेकिन बैंक गए तो बैंक में डिटेल तो होगा ना। तो उसी तरीके से हम लोग अगर ईवीएम के थ्रू अगर चुनाव कर रहे हैं तो इसका रिकॉर्डिंग रखें। और ये होता भी है कि वोटिंग उसमें पड़ने के बाद उसको कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है कि अगर कोई उम्मीदवार क्लेम करना चाहता है तो कर सकते हैं, और वो रिकाउंट भी हो सकता है।
इसीलिए हमारे यहाँ जिस दिन ईवीएम के आने के बाद ऐसा नहीं है कि आज अगर चुनाव खत्म हुआ तो शाम को रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। जिस किसी भी कैंडिडेट को अगर जरूरत पड़ता है तो वो जाके क्लेम करके उसको रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। एक बात ये रही। दूसरी बात, जो हम लोग बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं वो हम लोग देखे हैं कि कैसे बैलेट बॉक्स में स्याही पटा दिया जाता था, कैसे पानी पटा दिया जाता था, कैसे बैलेट पेपर लेके भाग जाया जाता था। ये सब भी चीज देखे हैं, इसको भी आज याद करने की जरूरत है। तो ईवीएम है, इसमें जो आशंका है जी, उस समय जो भी गलती होती थी तो पकड़ में आने पर उस जगह पुनर्मतदान होता था और फिर चीजें ठीक होती थी। बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, उसकी भी शिकायत होती थी, उसको दूर भी किया जाता। लेकिन अभी तो कोई अदृश्य है, अभी है कि पर्दे के पीछे कौन है जो चुनाव को प्रभावित कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कल्प्रिट। ये है विश्वसनीयता का सवाल। नहीं तो आप बोले ना वो कोर्ट गए हैं एडीआर वाले, एडीआर गए हैं ना, तो वो अगर कोर्ट गए हैं तो वहां वो साबित कर दे कि हाँ इसमें, और साबित करे वहां पे अगर जजमेंट आ जाता है तो फिर कोई दूसरा उपाय सोचा जाएगा। लेकिन इसी चीज को आगे गो है तो इसमें और सुधार करने के लिए जो भी इलेक्शन कमीशन है उनको तैयार रहना चाहिए। निरंतर इसमें हर कोई चीज एक लास्ट नहीं होता है, उसमें हमेशा निरंतर सुधार हो सकता है और उसको सुधार करके और बेहतर पारदर्शी बनाया जा सकता है। बस एक छोटा सा और क्वेश्चन, उसके बाद विकास जी के पास आऊंगा कि जर्मनी में ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। जी हाँ देखिए, कर दिया है, ठीक है। वहां पे वो कर उनके यहाँ खामियां रही होगी, कर दिए होंगे उनके यहाँ। तो अपने यहाँ भी अगर जा रहे हैं, अगर खामियां होगी तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, वो डिसीजन लेंगे, वो अच्छा लेंगे। और दूसरी बात, मैं एक चीज और कर रहे हैं, जैसे दो चीजें हैं, एक है हैकिंग और एक है टेम्पर्ड करना। हैक उसको बोलते हैं, ये दर्शकों को समझना जरूरी है, जिस डिवाइस को बिना टच किए हुए अगर उसमें हम घुस जाते हैं तो वो हैक हुआ। अगर डिवाइस मेरे हाथ में है, उसको अगर हम छू के अगर कुछ करते हैं तो उसको टेम्पर्ड करना बोलते हैं। तो दोनों चीजों में अंतर है, ये दो चीजें क्लियर है। हैक वही हो सकता है, जैसे मेरा मोबाइल है मेरे पास, लेकिन आप वहां से हमको हैक कर सकते हैं, मेरे मोबाइल को संचालित कर सकते हैं, ये हो गया हैकिंग। अगर आप वहां मेरा मोबाइल लेके अगर आप उसमें कोई चीज करते हैं तो वो हो गया टेम्पर्ड करना। तो ये दो चीजें अलग अलग है। और देखिए, जो तकनीक आ रहा है, तकनीक के साथ साथ अपने माने उसका एक जैसे रिप्ले टाइप का, अगर आज के डेट में अगर कहा जाए कि अगर चुनाव हो रहा है तो उसको रिप्ले भी करके देख सकते हैं। माने एक कहने का मतलब ऐसी व्यवस्था भी लाई जा सकती है, जिसको भी डाउट हो, जिस पोलिंग बूथ पे डाउट हो, वहां के सरकार रिप्ले करके दिखाए कि नहीं गलत नहीं हुआ है, छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो ये चीजें करना होगा। वही मेन बात वही है, वोटरों का विश्वास जीतना पड़ेगा, चाहे आप जैसे चुनाव कराएं। जैसे सरदार चौधरी जी बोले कि बोल के कराओ, बैलेट से कराओ, ईवीएम से कराओ, कैसे भी कराओ, लेकिन विश्वसनीयता होनी चाहिए। जी विकास जी, विश्वसनीयता पर ही तो सारी बात टिकी हुई है। सारे सवाल तो विश्वसनीयता के कारण ही है। एडीआर क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, वो जनता की आवाज लेकर पहुंच रहा है। अब एडीआर पर तुम ये जिम्मेदारी नहीं थोप सकते ना कि कहाँ करप्शन है, ढूंढ के लाओ तब हम तुमको सुनेंगे। जो अनियमितताएं सामने आई हैं अब तक के चुनावों में, यही हमने देखा 2019 में करीब 350 बूथ पर गुजरात में 350 बूथ पर वीवीपैट की दोबारा गिनती हुई थी। और कुछ इस तरह के सवाल आए थे कि वोटिंग जितनी हुई उससे ज्यादा और कम के मामले तो दोबारा हुई। कई जगहों पर ऐसी बातें हुई हैं। तो उसके आलोक में ये प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं वीवीपैट पूरे देश में हर बूथ पर गिनती करा लिया जाए।
इसमें वीवीपैट और बैलेट पेपर में फर्क ये है विकास जी कि बैलेट पेपर में जब हम मुहर मारते हैं और उसको मोड़ते हैं तो कई दफा एक से ज्यादा जगह पर मुहर चला जाता है और उसको फिर इसको गिने उसको गिने में बोल के अवैध में गिन लिया जाता है, या कभी निशाना गलत पड़ जाता है नजर कमजोर होने के कारण मतदाताओं की, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन वीवीपैट में तो स्पष्ट छपा हुआ आएगा ना कि हमने किसका बटन दबाया, उसका पर्ची निकला हुआ, तो उस पर्ची को गिनने से तो कोई डाउटफुल वाली भी बात नहीं है। तो क्यों नहीं वीवीपैट की गिनती करा ली जाए, क्या दिक्कत है जी? जी, ये बात अगर ये उठी है कि भाई संदेह है, तो मैंने ज्यादातर देखा है कि जब भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो इसका विरोध करती है, और जब वही सत्ताधारी विपक्ष में जाती है तो फिर उसको वो उसमें दिक्कत आने लगती है ईवीएम को लेकर नहीं, के। लेकिन विकास जी यहाँ थोड़ा संशोधन है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का रुख अब इन दिनों किसी प्रदेश में वो विपक्ष में भी है तब भी वो ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाती जी। देखिए, मुझे जहां तक लगता है एक बार कभी कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव को लेकर के, उसमें तो किसी तरह की वो गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रदेश में तो कई बार कोई सरकार बन भी गई, इधर उधर भी हो गया, कोई उपचुनाव में जीत भी हार गए, वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन लोकसभा के चुनाव से उनके सारे कंट्रोल में होते हैं ना, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, सारे जो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके कंट्रोल में है, तो उसमें वो किसी तरह का वो चूक नहीं होना चाहते हैं, चूक मतलब उनको नहीं चाहिए, तो इसलिए वहां पे उनको बड़ी दिक्कत होती है, वहां वो चुभता है वो चीज, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो। नहीं तो वाकई क्या दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं वाकई लोकतंत्र मजबूत बने तो चुनाव सुधार से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे वो वीवीपैट से ईवीएम के जो बटन दबाने को मैच करने की जरूरत, उसमें क्या उनको ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाना ही तो सही लोकतंत्र को मजबूत बनाना के बराबर हुआ ये बात। एक इसी में एक प्रश्न ले लीजिए कि पुख्ता व्यवस्थित तरीके से और विश्वसनीय चुनाव जरूरी है कि चुनाव नतीजा तुरंत आ जाए वो जरूरी है? नतीजा तो चलिए जब जरूरी वो नहीं है, मुझे लगता है विश्वसनीयता जरूरी है, पुख्ते तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, ये सबसे जरूरी, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती इसी से तय होती है। जल्दी नतीजा आने से लोकतंत्र का क्या लेना देना भाई, जब आप लोगों में विश्वास बना ही नहीं पा रहे हो, लोगों को लग रहा है कि भाई हमने ए बटन को दबा बी पे चला गया, ऐसे ही वो एडीआर ने क्यों रिट दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं लोगों की आवाज है, उनको लगता होगा ऐसे ऐसे कई बार हमने देखा है, ऐसी खबरें आई हैं कि जिस बटन को भी दबाते हैं तो फुल छाप पे जाता जी, है, ऐसी खबर आई। इसी व्यू पॉइंट की जरूरत थी। चुनाव आयोग जो तर्क दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो ये कि ईवीएम से सारी चीजें नतीजे जल्दी आ जाते हैं, परिणाम जल्दी आ जाते हैं, और अगर हम बैलेट पेपर से या उसका समतुल्य वीवीपैट की गिनती पर जाएंगे तो बैलेट पेपर वाले युग में चले जाएंगे, यानी कि देर से नतीजे आएंगे, फिर से सबको गिनना पड़ेगा, तो हम उस युग में चले जाएंगे। प्रश्न ये है, किसी भी युग में चले जाइए, हमें चुनाव नतीजा ईमानदारी, निष्पक्ष और मतदाताओं का जनादेश चाहिए, निष्पक्ष। जी 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 जी, अगर मैंडेट सही अगर नहीं निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष है, तो हमारा तो प्रमुख उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए जो प्रमुख चुनाव सुधार की जरूरत है उस पर फोकस हो, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी हो, ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय हो, बजाय कि आप जल्दी और लेट नतीजों के चक्कर में, ये तो भ्रमित करने वाली बातें हो गई कहीं ना कहीं। तो ये इस तरीके की बातें करने का मतलब ये है कि जो भी सत्ता में होता है वो ये चाहता है कि मैं किसी न किसी ये किन प्रकार कैसे भी करके ये कुछ न कुछ पक्षपात वाली ऐसी कुछ नीतियों को, कुछ ऐसी ऐसी चीजों को ला करके हम अपने सत्ता पे काबिज रहें। और एक चीज मैं एडीआर से ये भी कह रहा हूँ कि जब इतनी सारी चुनाव सुधार की बातें कर रहे हो तो आप बहुमत के ऊपर भी क्यों नहीं बात कर रहे हो, जब आपका एडीआर बहुमत इस पर स्पष्ट हो बहुमत जाए। पर बात नहीं करेगा, एडीआर तो सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, तो क्यों नहीं आप, बल्कि आपकी बात से तो हमें ये निकलता है कि क्यों नहीं एक जनहित याचिका लगाई जाए सुप्रीम कोर्ट में कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार का निर्माण हो। ये बात मुझे आपकी बात से मिल रही है, एक
कि ये किया जाए। बिल्कुल भाई, जो अभी कितने सारे हमने इसके ऊपर चर्चा करी, कई सारे बुद्धिजीवी, कई सारे वकील, एडवोकेट, सबने कई बार इसमें पैनलिस्ट में भी आए कुछ ऐसे लोग। तो हमें मिलजुल कर ये बात आप बिल्कुल रहे कि रिट लगानी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एडीआर जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो क्या बहुमत को रिफॉर्म को स्पष्ट करना, परिभाषित करना रिफॉर्म के अंदर नहीं आता क्या? वो भी आता है वो बात। तो हम उनको भी कहीं ना कहीं तरीके से अगर इसमें सूचित करते हैं, बताते हैं, तो हालांकि वो उनको, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा, पता इन बातों का जरूर होना चाहिए और होगा भी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो उनको इसके बातों के ऊपर आना चाहिए। और रिट जब इतनी सारी वो लगाते हैं तो इसके ऊपर भी लगाए। जब बहुमत स्पष्ट होगा तो बहुत सारी चीजें के ऊपर सरकार पारदर्शी होगी। सरकार अभी पारदर्शी क्यों नहीं है? क्योंकि ये भ्रष्ट राजनीति हमारे ऊपर है। ये भ्रष्ट राजनीति होने की वजह से सरकार में पारदर्शिता नहीं होती है। जब दो जोड़ तोड़ की राजनीति हो, खरीद फरोख्त वाली करके सरकार बनाई जाती है, वो सरकार से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव सुधार के ऊपर पारदर्शी हो? अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या इस पे नतीजा आता है, वो देखने वाली बात है किस तरीके से बहस होता है। लेकिन ये जरूर है कि वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक में जो भी बटन दबाएगा उसका अगर मैच करते हैं, चाहे वो लेट ही क्यों ना होता हो, उसमें रिजल्ट आने में क्यों लेट नहीं होता, लेकिन उसको मिलाना चाहिए जिससे कि स्पष्ट हो, स्पष्ट जनादेश मिले और एक सही लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र बने। जी जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास दोबारा लौट रहा हूँ। चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट में और भी कई बार मामले गए हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए जनहित याचिका भी दायर की गई है, लेकिन हमेशा सुप्रीम कोर्ट में वो याचिकाएं खारिज हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर गंभीर तरीके से आपत्तियां नहीं आएंगी तो अब ऐसी याचिका लगाने वालों को दंडित भी किया जाएगा, ये बात भी कही है। तो क्या लगता है, एक तरफ ईवीएम से चुनाव को लेकर के तरह तरह के सवाल उठते हैं, वीवीपैट्स की गिनती कराने का प्रश्न विचाराधीन है, और दूसरी तरफ मतदाता अब भी ईवीएम सिस्टम आने के बावजूद जुड़ नहीं पाए हैं वोट देने के लिए। 100% मतदान तो संभव ही नहीं है, और इसलिए भी संभव नहीं क्योंकि 100% इनरोलमेंट भी नहीं है मतदाता सूची में मतदाताओं का। जी भाई प्रेम जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी यदि किसी जनहित याचिका को खारिज तो करेगा ही करेगा, और उसको जो याचिका लगा रहा है उसको दंडित भी करेगा। ये बात तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा वो समझ के पढ़ के उसको, अगर उसको ठीक नहीं लगता है तो उसका कोई कारण बताते हुए उसको खारिज कर दे, या जनहित याचिका लगाने की कोई फीस लगा दे, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन उसको दंडित करना, मैंने अगर कोई सवाल किया, अगर वो सवाल मान लो किसी तरह से भी कुछ गलत है उसमें, या वो सवाल उसको किसी और तरह से करना चाहिए था, तो मेरे को समझा दिया जाए जी कि नहीं, आप अपना सवाल ऐसे करिए, उसमें जुर्माना लगाने वाली क्या बात है? तो फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो विश्वास नहीं हुआ ना। एक तरह से माना जाए तो कोर्ट भी ये कह रही है कि हमारे को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, या आपने इतने मतदाताओं को गैर जिम्मेदार बना दिया कि जो हर बात के ऊपर कोई ना कोई ऐसा शक पैदा करता है। ये शक हो गया ना, संदेहात्मक दृष्टि के हिसाब से उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसमें इतने सारे शक हो गए। और अगर अभी विकास जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि यदि बहुमत के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये जितने भी भ्रमित बातें हैं, आप चाहे वीवीपैट से कराओ, ईवीएम से कराओ, जैसे मर्जी करवाइए, जब हर दूसरे का हर एक दूसरे का, एक मतदाता का भी सरकार का भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो जाएगा, विश्वसनीयता हो जाएगी, तो फिर ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो सरकार के लोग भी हैं तो जनता के ही ना, जो सरकार में आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो ये कैसे समझते हैं जी कि हम तो मालिक हैं इस व्यवस्था के। लेकिन आज के दिन तो हालत यही है कि कभी कोई ये सत्ता में आ जाता है, ये विपक्ष में, कभी वो विपक्ष में, कभी ये सत्ता में। आज के दिन तो हालत यही है। एक सवाल और है चौधरी साहब की, ईवीएम से मतदान होने पर पूरे देश में तुरंत पता लग सकता है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला, और सत्य बहुमत
का आकलन तुरंत हो सकता है बिना लाग लपट के। तो ये जी तो और आसान बनाता है ईवीएम। हाँ फिर क्या जी दिक्कत है सत्य बहुमत को लागू करने जी। में? और लगातार देखिए, मैंने जैसे वोट दिया, वोट देते ही मेरे को ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं होता जी कि मैंने इसके पक्ष में वोट दिया है? इसमें सीक्रेट क्या है? ये तो सीक्रेट ये तो किस चीज की गोपनीयता सीक्रेसी का है? है। हर मतदाता को अधिकार है कि वो न बताए कि उसने किसको वोट दिया है, क्योंकि इसके तो खतरे भी हैं। आप जानते हैं कि अभी अभी प्रभुनाथ सिंह को जो सजा हुई है, पूर्व सांसद थे, उस क्यों सजा हुई? वो जिस कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव हो रहा था, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में, वहां से गुजर रहे थे, कुछ लोग उधर से आ रहे थे, इन्होंने पूछा कि किसको वोट दिया, तो उसने बता दिया किसी और का कि उसको वोट दिया। इन्होंने सीधे बंदूक निकाली और उसको गोली मार दी। तो उस पर अभी इतने साल बाद सजा हुई है प्रभुनाथ सिंह को। तो आप जानते हैं कि वोट कितना है, कि बता देने से कि हमने उसको वोट दिया, दूसरा आदमी गोली मार देता है। ये स्थिति है जी। तो देखिए, ऐसे आपराधिक छवि की राजनीतिक व्यवस्था बन गई ना, अब सहन नहीं कर पा रहे हैं किसी को। जब ये एक राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बनेगी, जब हम सारे के सारे सब आपस के अंदर प्यार प्रेम सौहार्द से रहेंगे, फिर ये व्यवस्था नहीं होगी। और कहीं ना कहीं अपवाद तो देखिए, हर बात के अंदर आप जो मर्जी व्यवस्था बना लेना। अभी भी तो जो आज जो चुनाव हो रहे हैं, अब मत बताइए, फिर भी पता नहीं सैकड़ों लोगों का खून खराबा हो ही रहा है ना। और जब एक राज्य के चुनाव करवाने के अंदर जो आप समय की बात कर रहे हो, 2-2, 3-3 महीने लगते हैं एक राज्य के चुनाव करवाने में, तो ये भी कोई चुनाव का तरीका हुआ क्या? एक राज्य को पता नहीं कितने 20 बार या कितनी बारी चुनाव करवाया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बंगाल का अभी जो चुनाव हुआ था साल 1.5 साल पहले, 7 चरण में चुनाव हुए थे। कितने चरण में? 7। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा था। चलिए मैं आपको रेक्टिफाई करके बताता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी था। तो जब एक छोटे से राज्य का चुनाव नहीं करवाया जा रहा आपसे ठीक समय के ऊपर, या मैं इसकी तुलना में एक और बात बता सकता हूँ आपको कि जो चुने हुए 543 सांसद हैं, जिन्होंने सरकार बनाई, सरकार चला रहे हैं, जो संसद में बैठे हुए हैं, वो लोग, वो 543 सांसद, 543 लोगों का वोटिंग, वो सर 8 फेज में, 8 चरण में हुए थे। 8 चरण में हुआ ना। तो जब 543 सांसदों का किसी बिल पास करवाने या अस्वीकार करवाने के अंदर वो ध्वनि मत से निर्णय हो जाता है, यस कहोगे तो यस हो गया, नो, अरे उसके अंदर 543 लोगों का भी स्पष्ट क्यों नहीं है? तो भाई सामने मशीन रखी हुई है, सामने बटन रखा हुआ है, आप यस बोलो या नो बोलो, उसमें ध्वनि मत की क्या आवश्यकता है? हो सकता है एक ही वोट से वो बिल गिर जाए, वो बिल स्वीकार ना हो। ये पूरी की पूरी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में गालमेल है, और विश्वसनीयता नाम की चीज नहीं है। ये जितने मर्जी आप सुप्रीम कोर्ट में जाते रहिए, जितने मर्जी इसमें सुधार करवाते रहिए, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पक्की बात है जी। तो ओम जी, क्या लगता है, ईवीएम सिस्टम हटा देना चाहिए? नहीं, मेरे समझ से हटाना नहीं चाहिए, उसको और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। और जो जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं कार्ड स्वैप करते हैं, पैसा देते हैं, चाहे कोई फॉर्म भरते हैं, कोई पर्ची लेते हैं, तो हमको एक रिसीविंग मिलता है ना, तो रिसीविंग वोटर को भी मिल जाए वीवीपैट के थ्रू, और वो आपके पास भी आर्काइव, अब मैंने इलेक्शन कमीशन जो वीवीपैट पे देगी हमको, वो पर्ची उनके पास भी है। अगर उसके बाद कोई अगर उम्मीदवार वहां पे आपत्ति उठाते हैं तो वहां पे काउंटिंग कर लिया जाए, ये एक माने ऐसे किया जा सकता है। लेकिन वीवीपैट पे ये ईवीएम को और अच्छे से माने पारदर्शी बना के लोगों को, जब तक वोटरों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, उनको उनका आखिर वोटरों का चाहे जो भी कोई सवाल उठाया है, उनको लगा है तभी तो सवाल आया है, सवाल तो अपने आप नहीं हो जाता है। तो उनको लगा है तो उनकी जो शंका है उसको दूर करना, चाहे वो कोर्ट गए हैं वहां से दूर हो, इलेक्शन कमीशन दूर करे, सरकार दूर करे, बिना दूर किए हुए आगे एक स्टेप नहीं बढ़ा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कैंसर है, तो हम बोले कि नहीं इनको 6 महीने में ठीक
होंगे, तो नहीं नहीं इनको दूसरे इलाज करवा लो क्योंकि वो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा तो होने से रहा संभव नहीं है। तो जो जिस चीज की बीमारी है उस चीज की दवा लेंगे तभी जाके चीजें सही होंगी। और इसके लिए दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है, क्योंकि अविश्वास को ले अंधकार में रख के वोटरों को आप सरकार नहीं चला सकते हैं। आपको उनको विश्वास में लेना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि नहीं ये व्यवस्था सही है। तो अगर आखिर हम लोग बैलेट पेपर से ईवीएम पे आए, दूसरी ही सरकार लाई, कांग्रेस लाई, लेकिन जब उसमें खामियां था तभी तो लेके आई। अगर इसमें भी खामियां है तो इसको भी बदल के कोई दूसरा लाएंगे, बेहतर करेंगे, जनता का विश्वास लेके आगे बढ़ने का काम होगा, तभी इस पे बात बनेगी। कोर्ट में गए हैं, कोर्ट वहां पे उनसे सारे आर्गू पूछेगी, उनके वकील आर्गू रखेंगे, उसके बाद जो पक्ष में जाएंगे वो भी अपनी दलील रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है निर्णय, देखने लायक होगा ये निर्णय, जरूर सुनने लायक। जी जी विकास जी, चुनाव को लेकर हमेशा से हम लोग चिंतित रहे हैं। पार्टिसिपेशन जनता का बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आज भी 120 करोड़ मतदाता हैं देश में और 94-94.5 करोड़ एनलिस्ट हैं और 60-62 करोड़ वोट देते हैं। तो कैसे उन सबको इस व्यवस्था से जोड़ा जाए? जब ईवीएम भी संदिग्ध हो जाएगा तो जो वोट नहीं दे रहे हैं आधी आबादी, वो खुश होंगी, चलो अच्छा कर रहे हैं वोट नहीं दे रहे। और आधी आबादी जो वोट दे रही है, मैं आधी इसलिए कर रहा हूँ जो एनलिस्ट नहीं है उनको जोड़ के कर रहा हूँ, 120 करोड़ मतदाता मान के और 60-62 करोड़ वोट दे रहे हैं, इसका मतलब आधे नहीं दे रहे। तो आधे लोग जो वोट नहीं दे रहे हैं वो सही है या आधे लोग जो वोट दे रहे हैं वो सही है? ये बड़ा सवाल है। अनम्यूट हैं आप, आवाज नहीं आ रही है। जो आधे लोग वोट दे रहे हैं वो उसका एनालिसिस जब आप करेंगे तो उसमें से देखेंगे, जो कई बार उसकी एनालिसिस इस प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है, मैं फिर उसको एक बार से याद करा दे रहा हूँ। वो 18 से 25 साल के ऐसे मतदाता हैं जो करीब 30% हैं, 30% के आसपास है। 5-10% ऐसे लोक लुभाव में वोट डालते हैं। तो जो टोटल वोट डालने वाले लोग हैं उसमें से भी मेरे ख्याल से 15 से 20% लोग हैं जो रियल वोटर हैं, ठीक है। और वो वोटर भी मुझे लगता है कि 1-2 बार 3 बार 4 बार दे करके फिर उसी कैटेगरी में चले जाते हैं जो 50% जो वोट नहीं डालने वाले में है। उसकी भरपाई कैसे हो जाती है? हर साल 18 साल के लोग जो उम्मीदवार होते हैं, सॉरी वोटर, वो उसमें आ जाते हैं, उसकी भरपाई उससे हो जाती है। तो आपको कहीं यही कारण है कि 75 सालों में एवरेज आउट वही रहता है वोटिंग परसेंटेज। वो ज्यादा फर्क उसमें नहीं नजर आता है, चाहे ईवीएम आए, चाहे आपका बैलेट पेपर रहा हो, चाहे कुछ और कर लो। कुल मिला के प्रतिशत तो बढ़ा है। देखिए ओवरऑल वोट एवरेज जो पूरे देश का वोट प्रतिशत रहे ना, जो एवरेज पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, वो कोई बहुत खास उसमें अंतर नहीं है। 50 से 60% से के बीच ही रहा है हमेशा, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो ये, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको ईवीएम मिल गया तब तो लोगों में उत्साह होना चाहिए जी, कि चलो बहुत अच्छी व्यवस्था आ गई, बहुत अच्छा पारदर्शी। बात ये नहीं है, सवाल यहाँ नहीं है। सवाल यहाँ है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। जहाँ अपराधी को टिकट मिलता है, जहाँ भ्रष्टाचारी को टिकट मिलता है, ऐसे लोगों का बोलबाला है, साधारण आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, एक समाज सेवी को मौका नहीं मिलता है, कोई पार्टी उसका कोई वेटेज नहीं देती है। वो क्यों नहीं देती है? उनको तो ऐसे ही लोग चाहिए, बाहुबली लोग, जो कि सीट कैसे जीत कर आए, चाहे 5 वोट से जीत के आया, 500 वोट से जीत के आए। वोटों की कोई अहम भूमिका नहीं है। तो ये बात है कि वोटों की भूमिका नहीं है तो ईवीएम लाओ, बैलेट पेपर लाओ, वो वोटर कैसे ज्यादा घरों से निकल के आएंगे? उसके लिए क्या है सरकार के पास? तो सब बातों का पीछे कोई प्रोत्साहन नहीं है। करते हैं छुट्टी को, उस दिन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन लोग एंजॉय करते हैं, छुट्टी का दिन समझ करके वोट नहीं देने जाते, क्योंकि उनको पता है यार उसको भी दे लिया, इसको भी दे लिया, कुछ नहीं होने जाना है, होना तो वही है, सारे के सारे नेता चोर है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो उसके पीछे जो उन लोगों को भी इस बात का भ्रम है, वो समझ नहीं पाते हैं। जी ओम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रेम जी, एक चीज और बोलना चाह रहे हैं। ये जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, देखिए बहुत इलेक्शन चुनावी प्रक्रिया में बहुत सुधार करने की जरूरत है। आप बताइए, अगर कोई आदमी जो जिसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो अलग से वोटर आईडी बनाने
का झंझट क्यों? अगर आप आज के डेट में कहीं वोटर आईडी बनवाने जाएंगे तो आपको आपके वो पैरों के चप्पल घिस जाएंगे, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, कोई आधार कार्ड नहीं बनेगा। अगर हम भारत के नागरिक हैं, अब मेरे पास अगर सरकार कोई एक आईडी, सरकार ही ने आधार कार्ड दी हुई है, तो अगर उसमें मेरा डेट है 18 या जो भी उनका है 25 20 जो भी हो, उसमें अगर आधार कार्ड है तो आप वोट डालने के हकदार हैं। तो ऐसा क्यों कि कभी नाम लिस्ट काट दिया जाता है नाम से? ये सब भी समस्या है, ये सब चीज को भी फिक्स करना चाहिए। अगर हम एक बार अगर वोटर बन गए हैं तो मेरा अगली बार नाम क्यों कट जाता है? ऐसे भी नहीं, ये सब चीजों पे भी सवाल उठानी चाहिए और सुनिश्चित करनी चाहिए कि अगर वोटर हैं तो वो ये सब पूरा माने राजनीतिक दल अपने अनुसार करवाते हैं। आप जाइएगा वो नाम गलत कर देंगे, आपका स्पेलिंग में नाम गलत कर देंगे। व्यवहारिक बातें होती हैं ओम जी कि देश में बहुत बड़ी आबादी किराए में रहती है, बहुत बड़ी आबादी स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जॉब करने जाती है, तो उनका वोट ट्रांसफर होता भी है और नहीं भी होता है। इस वजह से हमेशा मतदाता सूची को पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, समीक्षा की जाती है। तो इस समीक्षा में जो कमी होती है और कुछ जानबूझ करके भी कर करा दी जाती है कि अपने विरोधियों का वोटर लिस्ट से नाम हटा दो। ये सारी यानी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना और आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें कोई है जो दखल दे रहा है, ये जो टेम्पर्ड कर रहा है उसको जो टेम्पर्ड कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये भी समस्या है, तो आज के डेट में मान लीजिए हम कहीं और के हैं, हम किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो बाई पोस्ट के थ्रू भी तो मतदान होता है। अगर मान लीजिए मेरा ट्रांसफर नहीं हो चुका है, अगर हम ट्रांसफर नहीं करा सके हैं, तो हम जहाँ के पोस्टल वोटिंग की इजाजत सबको नहीं है। ये डिफाइंड है कि सेना में कुछ लोगों को, सेना में है जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में होते हैं उनको होता है, सबके लिए ये सुविधा नहीं है। नहीं प्रेम जी, वही हम बता रहे हैं। तो ये सुविधा नहीं है तो ये सुधार तो किया जा सकता है ना, जिस भी तरीके से वो सुविधा आया, ईवीएम आया, उस तरीके से इन चीजों को आज जरूरत है कि पारदर्शिता लाने के लिए जो कुछ भी सुधार करने की जरूरत है वो किया जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, मैं चौधरी साहब के पास इस चर्चा के अंत में आना चाहता हूँ। चौधरी साहब, ये चर्चा शुरू हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहस चलने वाली है कि बटन ए पर दबाया तो वोटर बी पर तो नहीं गया। इस पर चर्चा होने वाली कि ऐसी आशंका न रहे, इसके लिए सारे वीवीपैट गिन लिए जाने चाहिए। तो मैं फिर से इस सवाल पर आता हूँ, दिक्कत क्या है? देखिए प्रेम जी, जब हम आपको मिला के यहाँ 4 जने बैठे हैं, इन 4 जनों ने इस 40 मिनट के अंदर अंदर इतनी अनगिनत बातें गिनवा दी कि जिनको अगर आप नोट करने चलोगे तो उसको पता नहीं और कितने बरस लगेंगे उसको ठीक करने के अंदर। ये तो टेक्निकल बातें हैं, इस बात से कोई लेना देना है नहीं इस बात का। मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ। आपने कहा कि ईवीएम कांग्रेस लेके आई, जिसका विरोध बीजेपी ने किया, और उसके बाद में ये सारा झगड़ा जो है ना वो है केंद्र सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठी है ना वो इसके फेवर में बात करेगी। तो और अब आज जब कांग्रेस लेके आई तो कांग्रेस ही उसका विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जब तक केंद्र सरकार में थी तब तक इसका विरोध नहीं किया, और अब जब बीजेपी विरोध करती थी, जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो बीजेपी विरोध करती थी। अब इसकी प्रामाणिकता तो तभी सेट हो सकती, तभी प्रूव हो सकती, प्रमाणित हो सकती है जब बीजेपी दोबारा से फिर विपक्ष में आए। जब बीजेपी विपक्ष में आ जाएगी ना, फिर देखेंगे कि भाई बीजेपी इस ईवीएम के ऊपर विश्वास करती है या नहीं करती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि इसको अगर बीजेपी वाले विपक्ष में आने के बाद भी अगर ईवीएम की प्रशंसा करें तब तो हम मानेंगे कि भाई हाँ ईवीएम ठीक है, और नहीं तो फिर ये खेल चलता ही रहेगा अदला बदली का, और ये होने वाला कुछ नहीं है। ईवीएम करो जो मर्जी करो, इस सिस्टम के अंदर तो जो दबंगी है, जो धनबली है, सरकार वही बनाएगा, ईवीएम भी उसी के पक्ष में बोलेगी।
जी। वीवीपैट भी उसी के पक्ष में इस बोलेंगे, चर्चा किडनी को भी उसी के पक्ष में बोलेगी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी के पक्ष में बोलेगा। जी, इस चर्चा को यही विराम देने का वक्त। आप हाँ सबका जी, बहुत बहुत आभार, सत्यदेव चौधरी जी, विकास जी, कुमार जी, ओमनाथ जी, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो इस चर्चा में जुड़े और लगातार आप हमेशा जुड़े रहते हैं। आगे भी हम